का स्वागत है। आज हम लोग की महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र राज्य के संबंध, प्रमुख समितियां, अंतर्राज्यीय परिषद और अनुसूचित जनजाति। मतलब इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज के सेशन हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ अब नोट्स बनाते चलेगा। जहां जरूरत पड़े इसके स्क्रीनशॉट भी करते चलेगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और उन सभी तक ये नोट की सीरीज पहुंचेगा, क्योंकि हम इनमें उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर आप एक सरकारी नौकरी का सपना सोचे हैं तो ये वीडियो भारतीय संविधान की, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एक लाइन आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, क्योंकि अब परीक्षाओं का प्रश्न में पूछने का तरीका बदल रहा है। कौन सा नहीं है, कौन सा है, कूट वाले सवाल, मिलान करने वाले सवाल, उन सब बातों को ध्यान में रखकर यह पूरी नोट्स आपके लिए तैयार की गई है। और ये नोट्स आप क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। आज की सेशन हम शुरुआत करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध से। जी हाँ, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया, ताकि इनमें किसी भी दशा में टकराव ना होने पाए। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया। लेकिन जो न्यायपालिका है उसका विभाजन नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने न्यायपालिका में पढ़ा था, भारत की जो न्यायपालिका एकीकृत होती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य की बात किया जाए तो मध्य उनकी विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्तियों आदि का बंटवारा और विभाजन है, ताकि किसी भी दशा में भारत के अंदर राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य किसी भी समय टकराव या विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। भारतीय संविधान की जब हम 7वीं सूची अब हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य की शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां दी गई थी। कितनी सूचियां दी गई थी? 3 सूची। पहला था संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा था समवर्ती सूची। हम जानते हैं संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची की जब बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। अब हम बात करते हैं संघ सूची, जो पहला टॉपिक उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्क्रीनशॉट करते चलेगा, कोशिश करिएगा हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोट्स भी लिखते चलते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक है, उसे पूरी सीरीज आपको पढ़ने को मिलने वाली है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व को, मतलब बात करें अगर हम, तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को होता है। इसमें कुल 100 विषय हैं। मूलतः कितने हैं? 97 हैं। यह आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या इसे आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है राज्य सूची। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सभी लिंक और क्लास निःशुल्क मिलती रहेगी। राज्य सूची की बात करें तो उसमें से उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। कहाँ कैसे हैं? स्थानीय महत्व के हैं। इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य की विधानमंडल को है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों को है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है, जिसका जिक्र हम आपात बंद के दौरान करेंगे। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है। अगर मूलतः की बात की जाए तो 66 है। इसमें प्रमुख लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, क्रय विक्रय, सिंचाई और रेलवे पुलिस। ये बहुत बार पूछा जाता है, रेलवे पुलिस, जबकि रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है यह राज्य सूची का विषय है। ये मैं एकदम जोर देकर बताता हूँ कि परीक्षा में सवाल आता है। जैसे हवाई जहाज संघ सूची का विषय है, ठीक है, हवाई जहाज की बात करें, रेलवे की बात की जाए, सेना की बात की जाए तो ये संघ सूची का विषय है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेलवे पुलिस की तो यह राज्य सूची का विषय है। हमसे और आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए इसको गलती होने से पहले इसे ध्यान रखना जरूरी है। हम और आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में, ताकि आप लोग भी हमारे साथ पढ़ते रहें। आगे हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में इनमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जी हाँ, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। यदि समवर्ती सूची में कहा गया है यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव हो या विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय है। वैसे मूलतः कितने हैं? 47 है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। जैसे जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक होना, ये समवर्ती सूची में। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को दोनों है। लेकिन अगर किसी विषय को लेकर अगर कोई टकराव स्थिति होती है तो केंद्र सरकार को इसमें ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। हम बढ़ते हैं और आगे, जहाँ पर हम लोगों ने केंद्र राज्य के संबंध में
7वीं सूची को भी पढ़ लिया, जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम अपशिष्ट शक्तियों की बात करें। प्रश्न 1 नंबर का आता है कि अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मतलब भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र और राज्य की, वो कहां से, वो हमें संघ सूची को दे दिया, संघ को दिया है, केंद्र सरकार को दिया गया। एक सवाल मेरा और है कि अपशिष्ट शक्तियां संघ को देनी, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है कि यदि राज्यसभा अपनी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति है, ये हमने राज्यसभा के टॉपिक में पढ़ाया था, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं ताकि आप रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। जी हां, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कूट वाले में पूछे जाते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं कौन सा सही नहीं है वाले भी पूछे जाते हैं। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा, अब इसे पुश करके लिखते चले, स्क्रीनशॉट करके लास्ट में लिखे, जो आपको सही लगे 1 से 2 बार वीडियो को पूरा सुन ले। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। हम और आगे बात करते हैं आपके साथ। अगला है केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख समितियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसमें है पहला सरकारी आयोग। जब सरकारी आयोग की बात करते हैं, इसका गठन 1983 में हुआ था। रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में कुल 247 सिफारिशें थी। इसके अध्यक्ष जो थे न्यायाधीश RS सरकारिया थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सरकारिया आयोग पड़ा था। इसका संबंध केंद्र और राज्य से। 1 नंबर में पूछता है निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है, तो सरकारी आयोग। फिर यह भी पूछ लेता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे, केंद्र और राज्य से। कभी उल्टा करके प्रश्न भी पूछता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे जितना भी घुमाए, चाहे जितना भी टहलाए, आप इन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे लेंगे। अन्य सदस्य V शिवरामन और MR सेन है। आगे अगर हम बात करें पुंछी आयोग, अगर पुंछी आयोग की हम बात करें तो गठन अप्रैल 2007 में और रिपोर्ट 2010 में। अध्यक्ष न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। अन्य सदस्य जो हैं धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर एन माधव मेनन, डॉक्टर अमरेशन बागची। ये भी केंद्र और राज्य का संबंध से किससे है, केंद्र व राज्य। इंपॉर्टेंट है ना, ये भी प्रश्न आपका तैयार हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग इसी के साथ। ठीक है, आप लोग साथ बनाए रहिए। तो ये हमारा हो गया पुंछी आयोग। आगे हम बढ़ते हैं अंतर्राज्य परिषद। अगर हम अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो यहाँ पर हमने ये देखा कि राष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जब हम पढ़ते हैं सीरीज तो वहाँ पे नहीं मिलता। देखिए इसकी जो नोट्स है ना, वो भी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करके। मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में मिलती रहती हैं। ये लेनी भी दुर्गेश ऑफिस का नंबर है। जब भी मुझे समय मिलता है गेस्ट ग्रुप में मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद से लेकर हर उस टॉपिक को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इनमें से सदस्य होते हैं अंतर्राज्य परिषद का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मोस्ट IMP, यही पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, रट लीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक का देखिए प्रशासक का होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर टाइपिंग में है, इसे सही कर लीजिएगा। 3 बार इसकी बैठकें की जाती है, जिसके लिए कम से कम 10 सदस्य का होना, उपस्थित होना जरूरी और अनिवार्य भी होता है। इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसे लाइन टू लाइन लिख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, हर वो टॉपिक आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका अंतर्राज्य नदी जल विवाद
अंतरराज्य नदी जल विवाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू लर्निंग विद दुर्गेश के नोट से मिल जाएगा। ये बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 262 में नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह अधिकरण का गठन कर सके। अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्यों को निर्णय मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राज्य से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर अधिकरण का गठन करेगी और 3 वर्ष के भीतर अधिकरण अपना निर्णय देगी। तो अंतर्राज्य नदी जल विवाद का यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह अंतर्राज्य जो नदी जल विवाद है ना, इससे जुड़े केस को भी हम लोग को अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है। इन सबकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषद में क्या है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। 1 नंबर पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है? नहीं है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है एवं पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए उन 5 क्षेत्रों को क्रमवार रूप से पढ़ते हैं। जी हाँ, अगर उनके क्षेत्रों को पढ़ेंगे तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम बात करें, उसमें है उत्तरी, केंद्रीय, ध्यान से देखिएगा, उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अगर बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके अंतर्गत शामिल राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली है। ठीक है। केंद्रीय, अब यहाँ पे एक तो और अब जुड़ जाएगा, लद्दाख। ठीक है। केंद्रीय इलाहाबाद में, इलाहाबाद है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पूर्वी की अगर हम बात करें तो कोलकाता है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। पश्चिमी क्षेत्र जिसकी मुख्यालय मुंबई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी। अभी लद्दाख का स्टार लगा के शर्तें लागू। ठीक, अभी लद्दाख का क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लद्दाख को जो है बाहर रखते हैं। यहाँ पे किसी की कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर परिषद। संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में पारित किया गया। पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य शामिल हैं। इन परिषदों में 8 राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। जो पूर्वोत्तर परिषद है, अधिनियम 1971 में पारित किया गया। पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य सम्मिलित हैं, सिक्किम सहित 7 सिस्टर। इन परिषदों में 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष तथा 3 सदस्य शामिल होते हैं। अगला है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। सर्च करना है आपको दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। विशेष उपबंध की बात करें तो 371 महाराष्ट्र, गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। 371 नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है। 371 असम के लिए विशेष उपबंध। 71 मणिपुर के लिए विशेष उपबंध। 371 आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध। सब 371 मैं 71 बोल रहा हूँ, लेकिन अब 371 ही समझिए। 371 आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध। 371 अब सिक्किम के लिए विशेष उपबंध। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले। हम आगे बढ़ रहे हैं, नोट्स भी बनाते चल सकते हैं आप। 371 मिजोरम के लिए विशेष उपबंध। 371 अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध। 371 गोवा के लिए विशेष उपबंध। 371 कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध। तो यहाँ पे जो विशेष उपबंध थे वो हमारे यहाँ पे समाप्त हो गए। ठीक है, शायद आपको दिख भी रहे होंगे। आप चाहे से एक ही बार में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं आपके साथ। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा अनुसूचित
अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। पहला, संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का भी अधिकार होता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। और अच्छा, थोड़ा सा और बचा हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या है कि इन क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष एवं तो हमने आपने देखा कि इन क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि वो प्रतिवर्ष जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट भी सौंपे। राज्यपाल कोई विनियम तब तक नहीं बना पाएगा जब तक उसे जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श ना लिया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी के लिए है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो संविधान की 6वीं सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई, अलग से व्यवस्था की गई। उसके प्रशासन के लिए उपबंध भी किए गए हैं। अगर किसी जिला में विभिन्न अनुसूचित जनजातियों निवास करती हो तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकेगा। इन क्षेत्रों में जिला परिषद तथा प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय पर संघ या केंद्र सरकार का नियंत्रण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये सारी लाइन आपके लिए है। अगले दिन हम एक नए टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। आप इसे नोट्स बना सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा कि टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी डेली की डेली। सभी क्लासें निःशुल्क होंगी और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी नोट्स, सभी वीडियो लेक्चर क्रम से मिलेगी। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए बेहतर थी। अगर आपको लग रहा है ये नोट्स, ये क्लास आपके लिए बेहतर है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा, अपने सभी मित्रों को कहिएगा। और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी अपने व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, जो टीम ई लर्निंग विद दुर्गेश आपको जवाब देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन, एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक सवाल मेरा आपसे है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आज के सेशन, आज की सीरीज में हमने पढ़ाया है। और अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर ज़्यादा किया, हम इसकी MCQ सीरीज भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।